नाज़रीन, दिस इज़ सानी खान एंड यू आर वाचिंग न्यू एपिसोड ऑफ इनसाइड फाइनेंशियल मार्केट्स। नई हुकूमत आ गई है मगर चार्ज समहाउ वो नहीं ले सके हैं। जो चैलेंजेस हैं, माशियात से रिलेटेड मसाइल हैं, वो संगीन तरीन हैं और गोइंग फॉरवर्ड इनके संगीन तरीन से कम होने की कोई उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा सकती, बिकॉज जो नया सेटअप है वो क्वाइट अनडिसाइसिव है एंड द चैलेंजेस अहेड आर फार सुपीरियर एंड फार मोर कम्बर्सन दैन द प्रीवियस टाइम्स। इस वक्त देखना ये होगा कि ये जो गवर्नमेंट है इसकी मेकिंग का प्रोसेस कब मुकम्मल होता है और नए केयर टेकर सेटअप का फाइनेंस मिनिस्टर कौन होता है। सो आज के प्रोग्राम में वी हैव गॉट टू डिस्कशंस, वन रिलेटेड टू द फाइनेंस जिसको कवर करेंगे हमारे साथ आबिद सलैरी साहब पहले सेगमेंट में, और दूसरे सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे सैयद आसिम ज़फ़र। वो पाकिस्तान के एक आईटी सेक्टर पे तायराना जायज़ा पेश करेंगे, बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर अब दो ही सेक्टर्स हैं जिसमें ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा रही है। वन इज़ द आईटी, अदर इज़ द फार्मा। सो इन सेक्टर्स को हम गोइंग फॉरवर्ड भी कवर करते रहेंगे, बट फर्स्ट लेट्स टॉक टू आबिद सलैरी साहब एंड डिस्कस व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट। आबिद सलैरी साहब, वेलकम टू द शो एंड अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आबिद साहब, आपने देखा कि इलेक्शंस हो चुके हैं और अब नई गवर्नमेंट जो है उसने दे हैव टू रिज्यूम द गवर्नमेंट एंड देयर आर एक्सपेक्टेशंस कि नया फाइनेंस मिनिस्टर जो आएगा उसके पास पहला सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो आईएमएफ के प्रोग्राम को स्टार्ट करने का होगा। वही सिचुएशन है जो तकरीबन 2018 में थी, और जहां हमने देखा कि समहाउ पीटीआई की गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा वक्त लगाया और बहुत देर से फ़ैसला किया कि उसको आईएमएफ के पास जाना है। जो मौजूदा सिचुएशन है जिसमें नहीं किसी को भी लगता कि किसी के पास चॉइस होगी, आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? एंड गोइंग फॉरवर्ड जो प्रोग्राम की बातचीत की जा रही है, बेगम शमशाद अख्तर ने कहा है कि ये 6 से 10 बिलियन डॉलर का जो कर्ज़े का प्रोग्राम है इसको एक्सिक्यूट करना ज़रूरी है, बिकॉज़ जो पाकिस्तान की डेट रीपेमेंट की रिक्वायरमेंट है और जो रोल ओवर की रिक्वायरमेंट्स हैं वो मीट नहीं होंगी अगर आईएमएफ के पास एक अच्छा नया आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं होगा। ओवर टू यू सर। जी देखिए, आईएमएफ के पास जाना जो है ये तो एक मजबूरी है, और अगर इसमें डिले होता है तो हम तकरीबन उसी स्टेज पे पहुंच जाएंगे जैसा कि हम जून 2023 में थे, बिल्कुल डिफॉल्ट के धाने पे पहुंच चुके होंगे। हमें आज हमारा जो टोटल स्टेट बैंक के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो $8 बिलियन के हैं। अप्रैल में $1 बिलियन की पेमेंट हमें यूरो बॉन्ड की करनी है, और उसके बाद मई जून में अगले 2 महीनों में हमें $10 बिलियन की फर्दर एडिशनल जो है फाइनेंसिंग चाहिए होगी अपनी लायबिलिटीज मीट करने के लिए। और ये तो इस माली साल में और इससे अगले माली साल में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईएमएफ के पास जाए बगैर गुजारा हो सके। और यही वजह है कि जो इस वक्त केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर है उनका जो कहना है वो बड़ा वजह है कि पाकिस्तान को शायद वो जो ओरिजिनली $6 बिलियन है उससे ज्यादा की जो है वो फाइनेंस फैसिलिटी वो चाहिए होगी। और मेरा ख्याल है कि केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर ऑलरेडी एक ब्लूप्रिंट पे काम कर रही होंगी ताकि आने वाली हुकूमत जो भी डिसाइड करे उसके पास एक हैंडी रेफरेंस जो है वो मौजूद हो, पाकिस्तान को क्या क्या करना है, पाकिस्तान की पॉसिबल कमिटमेंट्स क्या होंगी, और उस नए प्रोग्राम को पूरा करने के लिए बेंचमार्क्स क्या होंगे। तो ये होमवर्क जो है ये मेरा ख्याल है कि ऑलरेडी केयर टेकर हुकूमत जो है वो कर रही है। तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोसेस के हर फाइनेंस सेक्रेटरी को भी ये जॉब करनी होती है, बिकॉज एक प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है और अगले प्रोग्राम की ज़रूरत है, तो गवर्नमेंट अपना हूसो एवर इज़ द प्रेजेंट सब में गवर्नमेंट उसको अपना होमवर्क ज़रूर करना होगा। ये फरमाइएगा आबिद सलैरी साहब कि ये जो नया सेटअप है जो कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे मुश्तमिल होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि इनमें कितनी कैपेसिटी होगी और जिस तरीके की डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है, आपको लगता है, नज़र आता है कि ये क्विकली डिसीजन मेकिंग हो सकेगी जो पाकिस्तान की अशद ज़रूरत है, या आप भी उन चंद लोगों की तरह शाय हैं और परेशान हैं और समझते हैं कि देयर माइट बी चैलेंजेस अहेड? देखिए, चैलेंजेस जो हैं वो तो होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक कोलिशन में शामिल कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने कि एतराज किया हो कि वो आईएमएफ के पास नहीं जाना चाहेगी, या जिन्होंने कोई अल्टरनेटिव जो है वो दिया हो जो कि आईएमएफ के पास ना जाने की सूरत में वो इम्प्लीमेंट होता हुआ देखना चाहेंगे।
تو اگر سب کو معلوم ہے کہ یہی ہمارا لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے اور اسی کے پاس ہے نا، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت زیادہ اس میں ifs اینڈ بٹس ہو. اور کوئی بھی نئی حکومت جو ہوگی اس کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے شروع کے پہلے چند مہینوں میں مشکل فیصلے لینا، لیکن جو اصل چیز کرنے کی ہوگی وہ ہے کہ کس طریقے سے ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، یعنی فسکل ڈیفیسٹ اور جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کتنا جلدی جو ہے نئی حکومت اس پہ قابو پاتی ہے. ایک بہت ٹرانسپیرنٹ ہو کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو جو حقیقی سچویشن ہے اس وقت معاشی جو حقیقی حالات ہیں ان کے بارے میں آگاہی دی جائے اور پھر ان کے ساتھ ایک پلان ڈسکس کیا جائے کہ نئی حکومت آنے والے چند مہینوں میں یا آنے والے پہلے سال میں وہ ان چیلنجز پہ قابو پانے کے لیے کیا کر رہی ہوگی. اور اس میں جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ سوشل سیفٹی نیٹس کو انہانس کرنا ہے تاکہ لوئر اور لوور مڈل انکم ارنر جو ہیں وہ ٹف ڈیسیژن سے محفوظ رہ سکے. اور دوسرا تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنا ہوگا کہ لیڈ کیپچر جو ہے وہ کیسے ٹوٹتا ہوا نظر آئے. اگر انرجی سرکولر ڈیٹ کا جو ہے خاتمہ وہ صرف جو پہلے سے بل دے رہے ہیں انہی کو اوپر مزید بلوں کا بوجھ ڈال کے کرنا ہے. اور جو ڈسکوز کی کل کی جو رپورٹ آئی ہے، نیپرا نے جو ویب پرفارمنس ایویلیوشن کی ہے ڈسکو کی، جس میں کہ بہت گلیئرنگ بتایا گیا کہ تقریباً 116 ارب روپے کے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز ہیں، تقریباً 265 ارب روپے کے جو ہے ریکوری ہے جو کہ ڈسکوز نہیں کر پائیں نادندگان سے. تو اگر وہاں پہ کوئی آپ کو پازیٹیو ڈیولپمنٹ نظر نہیں آتی ہے، سارا نزلہ صرف بل پے کرنے والے صارفین پہ گرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ عوام میں تشویش کی لہر دوڑے گی. اس طریقے سے جو آپ کے سیکٹر جن کو کہ ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے اور کیئر ٹیکر حکومت یا پچھلی پی ڈی ایم حکومت یا پی ٹی آئی کی حکومت جن کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا سکی، ریٹیلر تھے، ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے یا انکم آن ایگریکلچر ہے، اگر ان کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لایا جائے گا اور سارا جو ریونیو ہے وہ جی ایس ٹی کے ذریعے یا انڈائریکٹ ٹیکسز سے اکٹھا ہونا، تو ظاہر ہے کہ عوام اس میں ان میں تشویش کی لہر دوڑے گی. اور جب عوام میں تشویش آئے گی تو پھر کولیشن پارٹنر میں سے کوئی نہ کوئی ایسے ہوں گے یا اپوزیشن یقیناً اس تشویش سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور اس کو اٹھانا بھی چاہیے کہ وہ چیلنج کرے حکومت کو کہ اس کے پاس ان چیزوں کا سلوشن کیا ہے. تو حکومت کو اس وقت جو اپنے کنونشنل میکانزم تھے گورننس کے، اکنامک گورننس کے، ان سے تھوڑا ہٹ کے سوچنا پڑے گا اور لیڈ کیپچر کو ویزیبلی ٹوٹتا ہوا نظر آنا چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ نظر آ رہی ہو اس ملک میں. زبردست. آخر میں عابد سلیری صاحب میں ضرور چاہوں گا کہ آپ کے کامنٹ لوں. 2024 میں آپ کو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ کم ہونے کی کوئی امید کی کرن نظر آتی ہے یا نہیں آتی؟ دیکھیے مہنگائی اس وقت انرجی کی وجہ سے ہے، انرجی کی قیمتوں کی وجہ سے اور غذائی اجناس کی قیمتوں کی وجہ سے. جو انرجی کی قیمتیں ہیں اس میں تو میں کمی آتی ہوئی نہیں دیکھ رہا. تو جو فیول لیڈ انفلیشن ہے وہ تو رہے گی انٹل کہ کوئی بڑی ڈریسٹک چینج آ جائے اور عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑی ویزیبلی جو ہے وہ $60 کے قریب پہنچ جائیں، جو کہ شاید سولٹ ہونے کی توقع ہے. جو غذائی اجناس کی مہنگائی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ گندم کی کٹائی کے وقت موسم کیسا رہے گا، وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ ہمارا مانسون جو ہے وہ کیسا رہے گا، اس میں کوئی ایگریکلچر ہٹ تو نہیں ہوگی. اور وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ یہ جو ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ ہے، پروفیٹیرنگ ہے، ناجائز منافع خوری فوڈ مارکیٹ میں، اس کو کیسے قابو پایا جا سکتا ہے. کل مریم نواز صاحبہ نے وزارت اعلیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد انہوں نے ایک نئی باڈی اسٹیبلش کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ غذائی اجناس کی قیمتوں کو میں انفلیشن کو روکے. ہو سکتا ہے کہ باقی صوبوں میں بھی اسی طرح کی کچھ جو ہیں وہ انیشیٹو دیے جائیں اور پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ انیشیٹو کتنے سکسیسفل ہوتے ہیں. اگر ہم ہولڈنگ اور بلیک مارکیٹنگ کو روک لیتے ہیں تو شاید غذائی اجناس کی قیمتوں میں کچھ حد تک قابو پایا جا سکتا. رائٹ. عابد سلیری صاحب، آپ کا پروگرام کے لیے وقت نکالنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، دس از ٹائم فار اے شارٹ بریک.
وقفے کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سید عاصم ظفر اور ان سے ہم ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کا فیوچر کیا ہے، پراسپیکٹس اور چیلنجز کیسے ہیں. ڈونٹ گو نو ویئر، لیٹس میٹ آفٹر شارٹ. ویلکم بیک ناظرین. عاصم ظفر صاحب، ویلکم ٹو دا شو اینڈ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاصم صاحب بتائیے گا کہ جو پاکستان میں اس وقت آئی ٹی کا پوٹینشیل ہے، کافی ساری فورن اینٹیز آر لوکنگ انٹو پاکستان، اور آپ بھی ایک اچھے سیٹ اپ کو رن کرتے ہیں، آئی ٹی سیکٹر پہ نظر رکھتے ہیں، تو پریزنٹ سچویشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اور فیوچر پراسپیکٹس کو، گیون دس پولیٹیکل سچویشن کہ گورنمنٹ بن رہی ہے، آئی ٹی منسٹری کس کے پاس جاتی ہے نہیں جاتی ہے، بٹ ایز این آئی ٹی ایکسپرٹ آپ کی نگاہ میں کون سی پالیسیز ہیں جو گورنمنٹ کو، آنے والی گورنمنٹ کو مرتب کرنی چاہیے، آپ کی ایکسپیکٹیشنس ہیں، اور پلس پاکستان کو آپ آئی ٹی کے میپ پہ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کا جو پائی ہے، یعنی کہ سائز پوٹینشیل ہے، وہ لگ بھگ جو ہے $3 بلین کے قریب ہے، اور مور دین دیٹ. ٹھیک ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی جو ہیومن کیپٹل مینجمنٹ ہے، یعنی کہ جو ہماری پروڈکشن، ریٹ آف پروڈکشن ہے، جو ہم بچے پروڈیوس کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کے، وہ ماشاءاللہ سے اس ریجن میں ہمارے انڈیا اور پاکستان میں کی جو پوٹینشیل ہے وہ یہی ہے. ہیومن کیپٹل مینجمنٹ جو ہماری جیت ہے وہ یہی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے جو گورنمنٹ نے توجہ دی یونیورسٹیز پہ، اور یونیورسٹی کو قائم ہوا، یہاں پہ پروڈکشن ریٹ بڑھا اور لوگوں کی موومنٹ بڑھی، تو ہمارے ہاں جو دنیا میں ٹیکنالوجی چل رہی ہے اس کے ہم پیرالل اپنے آپ کو بالکل موو کر رہے ہیں اسی لحاظ سے. تو اس کا ایڈوانٹیج ہمیں یہ ملا کہ ہمارے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بچے جو پروڈیوس ہو رہے ہیں وہ دنیا سے کسی جگہ پہ کم نہیں ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑی جیت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اٹریکٹ ہوتے ہیں پاکستان کی طرف. اور کہ یہاں کی جو انرجی کی کاسٹ ہے وہ سو ایکسپینسو، رائٹ، وہ اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. دوسرے کہ یہاں پہ ابھی ایکسپورٹ پروسیس زون جو ہے وہ ہم نے ٹیکنالوجی پارک بنایا، مگر ایکسپورٹ پروسیس زون نہیں بنایا. اس میں ہم نے اے پی ریٹ کا جو اسٹیٹس دیا تھا ہم نے ایک زمانے میں، وہ سافٹ ویئر کو ملنا چاہیے، بیسیکلی اس انڈسٹری کو ملنا چاہیے. یہ بیسک فینومینا ہے. تو یہی ایک اٹریکشن کا پوائنٹ جو ہم یہاں پہ دنیا اس کی طرف دیکھتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ ایڈوانس کنٹریز جو ہیں یورپ اور نارتھ امریکہ، مڈل ایسٹ، پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں، ٹیلنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو واٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ ٹو سے کہ پاکستان کا جو کریکولم ہے، پاکستان کا جو بچہ ہے، اس کی ایکسپرٹیز، اسکل سیٹ، کیپیبلٹیز کمپیریبل ٹو انڈیا، فلپینس آپ کی نظر میں بہتر ہیں یا کمپیریبل ہیں؟ مطلب اس کو میں کہوں گا کمپیریبل تو کہہ سکتے ہیں، بہتر نہیں کہہ سکتا. بہرحال لیکن کیونکہ ریگولر امپروومنٹ ہو رہی ہے، اور الحمدللہ ہماری جو ایسوسیشنس ہیں، بادشاہ ہے اور پی ایس سی پی، یہ لوگ کام کر رہے ہیں اس پہ. اور پلس انڈسٹری کے لوگ جو لائزن کیا ہے ود دی مطلب سافٹ ویئر ہاؤسز کے ساتھ، تو وہ بتاتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کس ٹائپ کے لوگ چاہیے. تو وہ انٹریکشن کی وجہ سے کافی امپروومنٹ ہو گئی الحمدللہ. تو پہلے ایسی بات نہیں، پہلے 10-12 سال پہلے جس طرح سے ایشو ہوتا تھا وہ ایشو تو نہیں ہے. تو ماشاءاللہ سے جو ٹیکنالوجی کا لیول ہے ایٹ پار ہے. اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں ہم کسی سے پیچھے، مطلب کسی بھی آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لے کے کہیں بھی کسی بھی ٹیکنالوجی میں چلے جائیں تو یو کین فائنڈ دی گڈ ریسورس ان پاکستان. تو یہ اچھی بیوٹی ہے پاکستان کی ماشاءاللہ سے. تو گوئنگ فارورڈ آپ کو یہ جو آپ نے نمبر دیا کہ یہ ڈاکیومنٹڈ نمبر 3 بلین کا جو ہے، یہ ایکسپورٹ کے نمبرز کو آپ بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے آف دا کف کہ جو انڈیویجولس ہیں، بچے ہیں جو گھر سے کام کر رہے ہیں، وہ اگر ٹھیک سے ڈاکیومنٹ ہو جائے، یا وہ اگر سارا پوٹینشیل ہارڈنس ہو جائے، وہ سارے بچے جو ہیں وہ میپ پر آ جائیں دنیا کے، تو پاکستان کے جو ایکسپورٹ بیس ہے وہ کافی بڑھ سکتا ہے. جی ثانی، ایکچولی میں نے یہ پہلے بھی آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ ایڈوائز کی تھی گورنمنٹ کو کہ جی جو ہمارے انڈیویجولس ہیں جس کو ہم فری لانسر کہتے ہیں، تو وہ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ ان کو بھی ایک فیسیلیٹیشن دے کے رجسٹر کرے اپنے پاس. اور جو پیسہ وہ ابھی کاؤنٹ نہیں ہو رہا آپ کے پاس ریمیٹنس میں، وہ کاؤنٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو ایک بہت بڑا ایک جمپ آئے گا. میں سمجھتا ہوں کہ $3 بلین سے بڑھ کے
मोस्ट प्रोबेबली $4 बिलियन तक पहुंच जाएगी। तो ये अभी हमने अपनी चीजों को दुरुस्त करना है अगर, तो हम यही बैठे बैठे ये फिगर जो मैं बता रहा हूँ इससे फिगर बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और हमें जो अभी पोटेंशियल जिसको भी हमने लॉग इन नहीं किया, रजिस्टर नहीं किया, उसको रजिस्टर करना जरूरी है, क्योंकि वो ही हमारी मुस्तकबिल भी, वो ही हमारी काउंटिंग भी है। तो उसको लेके भी हमने कुछ पॉलिसी बनानी। दूसरा ये कि मैं आपके तवज्जो से एक बात कहना चाहता हूँ कि क्योंकि अब नई गवर्नमेंट बनेगी, नए लोग आएंगे, तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि पिछले कई सालों से हम कहते आ रहे हैं कि आप अगर सॉफ्टवेयर को एज ए इंडस्ट्री डिक्लेयर करें और उसके पैरामीटर्स को, रूल्स ऑफ बिजनेस बनाए, उसके एडवांटेजेस क्या है, ताकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को फंडिंग कर सके, कोलेटर के बगैर उसकी सॉफ्टवेयर की कोई अपनी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। तो वो जो चीज है, यानी कि आईपी को हम एज ए कोलेटर इशू करना चाहिए, वो अभी तक हमारे यहाँ नहीं होता। वो जब इंडस्ट्री डिक्लेयर होगी तो ये शायद हो जाए। इस तरह हार्डवेयर को एज ए सेपरेट इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। इसी तरीके से टेली कम्युनिकेशन को सेपरेट इंडस्ट्री डिक्लेयर करना चाहिए। हमने आईटी का लफ्ज इस्तेमाल करके इन चीजों को एक जगह बना दी, जबकि ये 3 अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, 3 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आने वाली गवर्नमेंट से कि ये 3 वजारतें इसकी 3 अलग अलग बनाएं, जिसमें सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की अलग वजारत हो, हार्डवेयर इंडस्ट्री की अलग वजारत हो और कम्युनिकेशन की वजारत अलग हो, ताकि इसको सही तौर पर टाइम देके इसकी डीप ड्रिलिंग करके इसको एक्सपोज कर सके दुनिया में, इसकी इमेज बिल्डिंग कर सके, और इस पर से रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा पाकिस्तान को, उसे पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी। मगर चूंकि हमने पिछले 30-35 सालों से हम लफाजी में बहुत आगे हैं, मगर इंडस्ट्री कहते कहते हमने कहा था इंडस्ट्री भूल गए, इंडस्ट्री नहीं बनाई। तो इंडिया ने हमसे आज से कुछ 40-45 साल पहले ये तीनों शोबों को अलग अलग इंडस्ट्री डिक्लेयर कर चुका हुआ है। उसके रूल ऑफ बिजनेस बने हुए, उनकी फाइनेंशियल सेक्टर उनको सपोर्ट करता है। इसके लिए वहां पे यही वजह है कि वो बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उन्होंने फोकस होके काम किया। और अभी हम लोग डिफोकस होके हमने 3 चीजों को एक जगह करके, और एक हम आईटी मिनिस्टर बना देते, एक डिपार्टमेंट बना दी जिसका बेचारा वो कर नहीं पाता काम, ठीक है ना। तो वो हम डिपार्टमेंट बना देते हैं उसको सपोर्ट के लिए, मगर इस इंडस्ट्री डिक्लेयर नहीं कर पाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके तवज्जो से, आपके प्रोग्राम के तवज्जो से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इस पे तवज्जो दें। तो जो आईटी सेक्टर है, आप इसमें कह रहे हैं कि देयर आर 3 डिस्टिंक्ट लाइंस और इन तीनों को सेपरेट इंडस्ट्री डिक्लेयर किया जाना चाहिए, ताकि उसमें जो टैक्स से दीगर मुराहात हैं इंडस्ट्री को जो हासिल होती हैं एक पर्टिकुलर सेक्टर की, वो उनको हासिल हों। और इनके अलग अलग आप कहते हैं कि रोड मैप होने चाहिए, 5 से 10 साला मंसूबे होने चाहिए, और उस पर फिर अमल दरामद होते हुए नज़र भी आना चाहिए। बिल्कुल, इससे 2 फायदे होंगे। एक फायदा ये हो कि आपकी जो लोकल प्रोडक्शन है उसका कंजम्पशन प्लान बनेगा, तो आपकी बेरोजगारी खत्म होगी, जॉब्स क्रिएट होंगे मार्केट के अंदर, ठीक है ना। और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी दोनों साइड से, यानी कि अभी हम एक्सपोर्ट सिर्फ सॉफ्टवेयर कर रहे हैं, हम कल को हार्डवेयर की भी एक्सपोर्ट हमने करनी है। कम्युनिकेशन में भी हमने बहुत से ऐसे सर्विसेज जो हम दुनिया को दे सकते हैं, जो अभी हम नहीं कर रहे पाकिस्तान। तो आसिम साहब ये फरमाइए कि जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी है, आपका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट है, वो पाकिस्तान के किस तरह के आईटी सर्विस सेक्टर में है, एंड गोइंग फॉरवर्ड व्हाट आर योर प्लान्स? देखिए, पहले तो हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है, तो हमारा तो पहले ही सब्जेक्ट होता है कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान में अपने आप को इन्वॉल्व करें, पाकिस्तान में काम करें, ठीक है। हमने उसके बावजूद भी मतलब बर्ड आई व्यू से देखा कि हमारे जो कंट्रीज लाइक फिलीपीन है, लाइक इंडिया है, लाइक आयरलैंड है, लाइक रशियन कंट्रीज है, हमने तमाम जगह देखा कि जो पाकिस्तान का जो टैलेंट पूल है वो इंटेलिजेंट, एक्सेलेंट इंटेलिजेंट हमारे पास प्रोडक्शन पूल है, और वो कंपैरेटिवली सबसे बेहतर है कॉस्ट वाइज भी। तो पाकिस्तान में अट्रैक्शन, अगर मैं अपना को पाकिस्तानी नहीं भी कहूँ और इंडिपेंडेंट हम बात करें, तो पाकिस्तान में एक रियल अट्रैक्शन मौजूद है कि जो कि सिर्फ हम अपनी सिचुएशन को, अपने रोड मैप और अपनी प्रोजेक्शन, अपनी इमेज बिल्डिंग ऐसे करें दुनिया के सामने, तो हम यकीनन बहुत आगे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे कि 3 अलग अलग इंडस्ट्रीज डिक्लेयर करें और 3 अलग अलग वजारतें बनाएं, इनके टैक्सेशन के सिस्टम अलग बनाएं, यकीन करें कि पाकिस्तान विद इन ईयर्स टाइम जो है ना, एक दुनिया के मैप पे ऐसा नाम लेके आएगा कि मतलब लोग सिर्फ पाकिस्तान कर रहे हैं। जो आपकी पर्टिकुलर कंपनी है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिज़नेस में इन्वॉल्व है, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिज़नेस का जो पोटेंशियल है पाकिस्तान में, वो आप कैसे देखते हैं?
देखिए पिछले कई सालों से हम लोग काम कर रहे थे, और पिछले अभी हमने रिसेंटली जो हमारा नया वेंचर है आईटेंस टेक्नोलॉजी का, तो वो हमने दुनिया में रिसर्च करने के बाद वापस पाकिस्तान ही के साथ अपना हमने फैक्ट्री हमने पाकिस्तान में बनाई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फैक्ट्री। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम यूएस के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, सऊदी अरब के लिए, दुबई के लिए जो हमें पास काम आता है वो सारा का सारा हम पाकिस्तान में डेवलप करवा रहे हैं। और हमारा जो तरक्की का जो मैप है वो इस कदर फास्ट है कि विद इन लाइक 5-6 इयर्स अब माशाल्लाह से हमने ये समझ लें कि हमारा टर्नओवर जो है वो इस वक्त $2 बिलियन से ज्यादा है। आसिम ज़फ़र साहब, अभी वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का। वक्फे के बाद आपसे बातचीत का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट में सैयद आसिम ज़फ़र ने हमें तफसील के साथ बताया कि पाकिस्तान जो है वो अब दुनिया के आईटी मैप पर बहुत अच्छे तरीके से रूनुमा हो चुका है, नमूदार हो चुका है। और जिसका सबूत ये है कि अब पाकिस्तान और इंडिया एक साथ कंपेयर भी किए जाते हैं और देखे भी जाते हैं। When you look around the world and when you look around the business that is pouring into these two countries, पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो एक ख़ास स्टाइल से इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। एंड गोइंग फॉरवर्ड ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है उसकी वजह से पाकिस्तान के जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एक्सपोर्ट हैं वो 3 बिलियन से बढ़ के $6 बिलियन तक जा सकते हैं। आसिम ज़फ़र ने ये भी बताया कि पाकिस्तानी टैलेंट की वजह से बहुत सारी कंपनीज़ जो प्रोडक्ट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिज़नेस में हैं वो पाकिस्तान में अपनी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश कर रही हैं। और उन्होंने अपने बारे में बताया कि पाकिस्तान के पाकिस्तानी होने के बावजूद पाकिस्तान से बाहर 6-7 मुल्कों में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का इनिशिएटिव लेने के बाद दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल when they started out working with the Pakistani individuals. और 2019 में when they started their setup in Australia, उसके बाद से पाकिस्तान happens to be a hallmark of success whereby they have developed a software development facility in Pakistan. आसिम ज़फ़र से समझेंगे कि going forward उनका क्या प्लान है, पाकिस्तान में वो कैसे एंटर करना चाहते हैं और उनकी पाकिस्तान से रिलेटेड जो प्लान्स हैं डेवलपमेंट फैसिलिटी के, बिज़नेस डेवलपमेंट के, वो क्या हैं। आसिम ज़फ़र, ओवर टू यू। देखिए हमारा जो प्लान है वो सबसे जो पहले नंबर वो आता है एजुकेशन को कैसे हमने उसको ड्रिल डाउन करना है फॉर द इंडस्ट्री। मिसाल तौर पे हम हमारा प्लान ये है कि हम एक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर एक ट्रेनिंग प्लान बनाएंगे जिसमें हम करंट नीड के मुताबिक लड़कों को ट्रेन करेंगे। और उन लड़कों को यहाँ सकते हैं हमें तकरीबन 1000-2000 लोग चाहिए होंगे, तो उसके लिए हमने मुस्तकिल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करके मुख्तलिफ डोमेन में लड़के लड़कियां ट्रेन करके हमने अपने साथ अपने प्रोडक्ट पे लगाना है। जो हमारा प्रोडक्ट लाइन बनाने का प्लान है, हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं पाकिस्तान में तो जो प्लग एंड प्ले हो, जो हमने अब तक काम किया, जो हमारी अचीवमेंट है उसको हम प्रोडक्ट की शेप में लेके आएंगे। प्रोडक्ट ऑलरेडी है उनको उस शेप में ले आएंगे जिसमें हम किसी और टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी कम हो और मिनिमम हम कॉस्ट वाइज भी सस्ते हों और प्लग एंड प्ले के फॉर्मूले पे काम करें और दुनिया में इस चीज को मतलब इस तरह से लेके जाएं कि एज पाकिस्तानी प्रोडक्ट मतलब उसमें पाकिस्तान का पावर्ड बाय पाकिस्तान लिखा हो एटलीस्ट। तो और हम यूनिवर्सिटीज की भी पावर इसमें डालेंगे, तो वो अपने इमेज बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा प्लान है इसको आगे बढ़ाने का। और विद इन द कंट्री जो है हम इस चीज का जो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट है, आपकी प्रोडक्शन है, उसको कैसे हम यूज करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। यही हमारा, क्योंकि ये दो मेन चीज जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में। फैंटास्टिक। आप बताएंगे थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंशन के बारे में क्या प्लान? अभी हमने ये किया है कि यहाँ पे हमारा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में तो मेन हमारे ऑफिस है। इसके अलावा हमने ये किया कि रिसोर्स पूल चाहे वो सवात में बैठा हुआ है, पेशावर में है या बलूचिस्तान में क्या बैठा है, तो उसको उसके घर पे वो फैसिलिटीज हम दे देते हैं ऑफिस की कि वहां से बैठ के वो काम करता है रिमोटली। तो हमने इस तरह से अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया है कि हमने इन बड़े शहरों में काम करना है। हमने हैदराबाद में हॉल सब जो लोग हैदराबाद में भी हैं और बिल्कुल खास में बैठे, मिट्टी में बैठे हैं हमारे लोग और डिफरेंट जगहों पे बैठे हैं जो
हमसे हमारे पास सिस्टम लॉगिन होते हैं अपने रीजन में और लोग काम कर रहे होते हैं। तो उससे फायदा ये हो गया हमें कि हमने बजाय इसके कि हम वहाँ जाके फैसिलिटी बनाए और उसको उनकी कॉस्ट बढ़ाए, तो हमने उनकी घरों को, उन्हीं की जगहों को उनके लिए मख्तस कर दी उनके काम के लिए। तो ये नए शहर से काम लेके जाते हैं और जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी जो सिक्योरिटीज है, और उसको हमने मद्देनजर रखा हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुल है इस मामले में। आसिम ज़फ़र साहब, चूँकि अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, मैं चाहूँगा कि आखिर में आप बताएं कि आपकी आने वाली गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ आईटी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। जैसे कि मैंने पहले कहा कि मैं आपके तवज्जो से कहूँगा कि भाई ये जो इंडस्ट्रीज हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कम्युनिकेशन की, इनको अलग अलग इंडस्ट्री डिक्लेयर करें और अलग अलग इसकी मिनिस्ट्रीज बनाएं। बजाय इसके ये 3 मिनिस्ट्रीज हैं, तो तीनों मिनिस्टर अगर मिलके काम करेंगे और अपनी अपनी फील्ड पे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक तरक्की का राह बनेगा। दूसरे कि मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जितने भी हमारे जो एम्बेसीज हैं दुनिया भर में, तो वहाँ पे एक आईटी एम्बेसडर जो है ना, हम वो जरूर अपॉइंट करें, और ताकि वहाँ पे वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग पे काम कर सके और पाकिस्तान की जो आईटी इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, हार्डवेयर इंडस्ट्री है, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के लिए वो मार्केटिंग का काम कर सके। तो वो अपॉइंटमेंट बहुत जरूरी है। और ये ऐसा नेटवर्क है जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग लोग हैं उनको भी हम ट्रेड कर सकते हैं और नए लोगों को भी इंडस्ट्री से लेके इस पे आप यूज कर सकते हैं। तो पाकिस्तान का इमेज बिल्डिंग की दुनिया भर में बहुत अच्छा जरूरत है। सैयद आसिम ज़फ़र साहब, आपका प्रोग्राम के लिए वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आबिद सलेरी साहब ने हमें तफसील के साथ बताया कि किस तरह के मौशी चैलेंजेस हैं और वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट को फौरी एक्शन लेना चाहिए। उनकी नज़र में अगर पाकिस्तान जो है वो एलीट कैप्चर के ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेता हुआ नज़र नहीं आता, तो पाकिस्तान की मईशत को संभाला देने की जो बातें हैं वो सिर्फ ख्वाब ही नज़र आएंगी। गोइंग फॉरवर्ड, आबिद सलेरी साहब का व्यू ये था कि पाकिस्तान में महंगाई को जो कम करने की बात है वो पर्टिकुलरली इस साल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होगी मानसून सीज़न पर। मगर जो इस्लामाबाद में एक सीज़न अभी स्टार्ट हो गया है जिसमें 400 से 500 वीवीआईपीज़ आ गए हैं, पाकिस्तान के जो एक्सपेंसेस हैं वो इसकी इनकम 9 खरब रुपए से कहीं पे भी मुमासलत नहीं रखते, इसका कहीं कंपैरेटिव नहीं बन सकता। सो पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी में पाकिस्तान का जो इनकम बेस है उसको बढ़ाने का है। आबिद सलेरी साहब ने बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगर सिर्फ़ और सिर्फ सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ज़रिए अपने रेवेन्यू को मीट करने की कोशिश की जाती रही, तो पाकिस्तान का जो माशी स्ट्रक्चर है, इकनॉमिक ढांचा है, वो बहुत जल्दी कोलैप्स हो सकता है, तबाह हो सकता है। और आबिद सलेरी की नज़र में पाकिस्तान अगर इनडिसाइसिव रहा इसी तरह से जिस तरह से आज इनडिसाइसिव है, गोइंग फॉरवर्ड उनका व्यू था कि पाकिस्तान जून 2023 की पोजीशन पे जा सकता है। दैट मीन्स कि पाकिस्तान में दोबारा से डिफ़ॉल्ट की बातें सर उठा सकते हैं। आखिर में सैयद आसिम ज़फ़र ने बताया कि पाकिस्तान में आईटी सेक्टर का जो पोटेंशियल है वो बहुत ज़बरदस्त है और गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट भी आ सकती है। उनकी नज़र में पाकिस्तान में जो इस वक्त $3 बिलियन की एक्सपोर्ट है वो $6 बिलियन तक जा सकती है, क्योंकि हर पाकिस्तानी बच्चा जो घर पे बैठा हुआ है वो कम से कम 1000 से $1500 अ मंथ कमा सकता है उसी बिजली और उसी कंप्यूटर की बदौलत जो उसको घर पे मुयस्सर है। सो अगले प्रोग्राम में हम आईटी और फार्मा सेक्टर का जो रिव्यू है उस पर बातचीत ज़रूर करेंगे और देखेंगे कि इस गवर्नमेंट ने कौन से फाइनेंस मिनिस्टर को अपॉइंट किया है और पीपी और जो एमक्यूएम में लड़ाई है आईटी मिनिस्ट्री की वो किस तरह सॉर्ट आउट होती है, और जो आईटी मिनिस्टर है जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत एक क्रिटिकल पोजीशन है उस पर कौन विराजमान होता है, एंड गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें कैसी रहती हैं, डिस्कस करेंगे अगले प्रोग्राम में। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।